रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है इसका चार्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है। आज इसके क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये जो चार्ट है ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा आपने देखना है कि आपके पास मटेरियल स्टॉक में होगा पहले से या नहीं होगा। अगर मटेरियल स्टॉक में नहीं होगा तो करंट परचेज प्राइस उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। अगर स्टॉक में होगा तो पहले ये देखना है कि वो रेगुलर यूज वाला मटेरियल है या नॉन रेगुलर यूज वाला मटेरियल। अगर वो रेगुलर यूज वाला मटेरियल है तो फिर उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, वो करंट परचेज प्राइस होगी। अगर वो नॉन रेगुलर यूज वाला मटेरियल है और आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच विल बी द हायर ऑफ इट्स स्क्रैप वैल्यू, बेचने वाली वैल्यू, या बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज। अगर ये मटेरियल किसी और की जगह इस्तेमाल हो सकता हो तो उसकी जो परचेज प्राइस है वो सेव हो जाएगी। ये मैं बहुत डिटेल में लास्ट टाइम लिखवा चुका हूँ। इसके जो एग्जांपल्स है ये देख लेते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है MA2 और F5 में 100% एक जैसा है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल 1 है इसको देख लेते हैं जरा। एग्जांपल 1 जो है हमारे पास, एग्जांपल 1 आप लोग विटनेस करेंगे भी थोड़ी देर में कि जिस तरह हमने ये चार्ट पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट उसी तरह से सॉल्व होंगे। एग्जांपल 1 में करने लगा। A company is evaluating a project which will require 4000 kg of material। हमें कितना मटेरियल चाहिए, 4000। स्टार्ट कहां से होगा, जितना हमें चाहिए, रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा जी, विच इज यूज्ड रेगुलरली, हाँ जी, ये वो मटेरियल जो कि कंपनी के रेगुलर इस्तेमाल में है, ठीक हो गए। 2500 केजी ऑफ द मटेरियल इज इन स्टॉक। मैंने आपको कहा ना कि जब आप मटेरियल आपको जितना चाहिए आप उसमें देखोगे कि कितना इन स्टॉक है कितना स्टॉक में नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास जो नॉट इन स्टॉक है और जो इन स्टॉक है, जो इन स्टॉक है वो कितना है, वो 2500 केजी है। और जो नॉट इन स्टॉक है वो कितना है, तो वो बकाया 1500 केजी हो जाएगा। जो इन स्टॉक है मैंने कहा कि ये पर देखना है कि ये किस वजह से है, लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये इन रेगुलर यूज है। तो ये बिल्कुल वही चार्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2500 केजी ऑफ द मटेरियल is in stock which was purchased last month at a total cost of 20,000। ये जो 20,000 ये तो लास्ट मंथ आप पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये संक कॉस्ट है। ये क्या चीज है, ये संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट मींस पास्ट कॉस्ट, तो ये तो इररिलेवेंट है। लेकिन ये जो 20,000 है ये 2500 केजी की टोटल कॉस्ट है। ये 2500 केजी की टोटल कॉस्ट है। द प्राइस हैज देन इंक्रीज्ड बाय 2.5%। हाँ, ये 20,000 तो इररिलेवेंट है, लेकिन 20,000 में से जो पर केजी रेट है वो अब 2.5% बढ़ गया है। तो आज का जो रेट है वो हम फाइंड कर लेंगे। क्योंकि याद रखिए अगर मटेरियल नॉट इन स्टॉक है तब भी करंट परचेज कॉस्ट रेलेवेंट होती है, और अगर मटेरियल स्टॉक में है बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज तब भी करंट परचेज कॉस्ट ही रेलेवेंट होती है, अगर आप उस चार्ट में जाके देखेंगे तो। ठीक है जी। अच्छा, खालिद, ओसामा, सुभान, तौसीक, बस ठीक है, सही है। सही हो गया। तो दोनों केसेस में करंट परचेज कॉस्ट ही रिलेवेंट, तो हम करंट परचेज कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। ये जो 20,000 है, ये जो हमारे पास है 20,000, ये तो पास्ट कॉस्ट है, ठीक है। ये जो 20,000 है ये हमारे पास क्या है, ये तो पास्ट कॉस्ट है। लेकिन ये 2500 केजी की कॉस्ट थी। तो पास्ट में जो रेट था वो था $8 पर केजी, ठीक है। और ये जो 20,000 है ये क्या है, ये इररिलेवेंट है। रीजन, क्योंकि ये संक कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है, तो ये इररिलेवेंट है। लेकिन ये जो हमारे पास $8 है, $8 ये अब 2.5% इंक्रीज कर गया है। 2.5% क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो 2.5% इंक्रीज करने के साथ इसको मैं
102.5% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीन्स 100% तो ये पहले ही था, अब ये 2.5% इंक्रीज कर गया है, मीन्स अब ये 102.5% हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हो जाएगा, ये आ जाएगा 8.2। 8.2, तो जो करंट परचेज कॉस्ट है वो 8.2 है। करंट जो परचेज कॉस्ट है वो हमने फाइंड कर ली, वो 8.2 है। तो हमारे पास जो 4000 केजी है वो सारे का सारा इसी रेट पे हो जाएगा, 8.2 पे हो जाएगा। तो वो 32,800 हो जाएगा, 32,800 हो जाएगा। इसमें से जो मटेरियल स्टॉक में है वो भी हो जाएगा, और जो मटेरियल स्टॉक में नहीं है वो भी इसी पे, क्योंकि जो मटेरियल स्टॉक में नहीं वो रेगुलर यूज में है, वो क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट परचेज कॉस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें नोट्स में एग्जांपल 2 है हमारे पास। जी लिमिटेड हैज 50 केजी ऑफ मटेरियल पी इन इन्वेंट्री। याद रखें हमारा आंसर वहां से नहीं स्टार्ट होगा जितना स्टॉक हमारे पास है, जितना हमें चाहिए आंसर उधर से स्टार्ट होगा। हमारे पास 50 केजी है, दैट वाज बट 5 इयर्स एगो फॉर 70। ये जो 70 है क्या है, अगेन ये संक कॉस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये संक कॉस्ट है, तो ये रिलेवेंट है। इट इज नो लॉन्गर रेगुलरली यूज्ड बट कुड बी सोल्ड फॉर $3, ये स्क्रैप वैल्यू बता दी है। जी लिमिटेड इज करंटली प्राइसिंग अ जॉब दैट कुड यूज 40 केजी। मैंने कहा जितना हमें चाहिए हमारा आंसर उधर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में करवाने लगा हूं। एग्जाम्पल 2, हमें 40 केजी चाहिए और क्वेश्चन में कहा है कि सारे का सारा जो है वो स्टॉक में है। स्टॉक में तो 50 केजी है, इसका मतलब कि जितना हमें चाहिए वो तो स्टॉक में है। और ये क्यों स्टॉक में है, बिकॉज ऑफ नो रेगुलर यूज। ये क्वेश्चन में बताइए, इट इज नो लॉन्गर यूज्ड। अच्छा जी, अगर ये नो लॉन्गर यूज में है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हायर ऑफ या तो स्क्रैप वैल्यू, एसवी स्क्रैप वैल्यू, और या फिर बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज, बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज। वो जो चार्ट्स है वो मैंने इसीलिए बनाए थे क्योंकि ये अब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू उसने बता दिए, वो कितनी है, वो है $3 पर केजी। तो हमें तो 40 केजी चाहिए, उसमें से हर एक का $3, यहाँ से 120 आ जाएगा। एक तो ये 120 है, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज के साथ। क्वेश्चन में क्या व्हाट इज द रिलेवेंट, अच्छा बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज दिया ही नहीं है। ठीक है, नील दिया ही नहीं है, तो इन दोनों में से हायर कौन सा होगा, वो ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, वो होगी $120। ठीक है, ये हमारे पास था एग्जाम्पल 2। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे, एग्जाम्पल 3। अ फर्म इज करंटली कंसिडरिंग अ जॉब दैट रिक्वायर्स 1000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। जितना मटेरियल हमें चाहिए आंसर उधर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जितना हमारे पास है आंसर उधर से नहीं स्टार्ट होगा। 1000 केजी मटेरियल हमें चाहिए, एग्जाम्पल 3 में करने लगा हूं। रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड हमारे पास है 1000 केजी। फिर कहा हुआ है कि द मटेरियल इज यूज्ड रेगुलरली विद इन द कंपनी फर्म फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, द प्रेजेंट इन्वेंट्री इज 10,000। हमें कितना चाहिए 1000 और स्टॉक में कितने 10,000, इसका मतलब है कि हमें जितना चाहिए वो तो सारे का सारा स्टॉक में है, इन स्टॉक। और ये स्टॉक में क्यों है, बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज, ये क्वेश्चन में बता दिया है, बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज। अगर रेगुलर यूज में होगा तो फिर करंट परचेज कॉस्ट जो है वो हमारे लिए रिलेवेंट होगी, करंट परचेज कॉस्ट जो है वो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अब क्वेश्चन में करंट परचेज कॉस्ट ढूंढनी है। द प्रेजेंट इन्वेंट्री इज 10,000 केजी परचेज्ड एट 1.8 पर केजी, ये तो पास्ट की कॉस्ट है, ये इररिलेवेंट है। द करंट रिप्लेनिशमेंट प्राइस इज $2, ये रहा करंट परचेज कॉस्ट है वो $2 है। तो 1000 केजी मल्टीप्लाई बाय $2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा $2000। ये क्या चीज है, ये हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट है।
ठीक है जी, रेलेवेंट कॉस्ट हो गया ये, रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा जी, इसके बाद बस ये रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल 4 भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है, एग्जांपल 4 भी करवा देता हूँ। एग्जांपल 4, अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स 1000 केजी ऑफ मटेरियल बीटा, 1000 केजी ऑफ मटेरियल बीटा। मैंने कहा जितना हमें मटेरियल चाहिए हमारा आंसर उधर से स्टार्ट होगा। एग्जांपल 4, रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है 1000 केजी ऑफ मटेरियल बीटा। फिर आगे कहा हुआ है कि द कंपनी हैज 2000 केजी इन इन्वेंट्री बट 2 years ago for 1.5, ये इररिलेवेंट है, बट नो लॉन्गर यूज्ड। ठीक हो गए। द करंट मार्केट प्राइस फॉर द मटेरियल बीटा इज $2, ये तो हमें नहीं चाहिए। देखें, अगर हमारे पास अगर हमारे पास मटेरियल जो है वो उसमें है, स्टॉक में है और वो रेगुलर यूज में नहीं है, इधर देखें, अगर मटेरियल रेगुलर यूज में नहीं है ना, तो इसमें नीचे तो करंट परचेज कॉस्ट कहीं पर आती ही नहीं है। ठीक हो गया। इधर देखिए, अगर मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, और वो रेगुलर यूज में नहीं है, तो इसमें नीचे तो कहीं पर भी करंट परचेज कॉस्ट नहीं आ रही होती। ठीक है, तो इसलिए करंट परचेज कॉस्ट इस केस में हमें नहीं चाहिए। तो ये जो $1.5 इसका भी किस्सा गया है, ये $2 का भी किस्सा गया है। बट द कंपनी कुड सेल इट फॉर $8, ये रहा, ये हमारे लिए रिलेवेंट हो सकता है। अब देखें, हमें 1000 केजी चाहिए और स्टॉक में 2000 है, इसका मतलब है कि हमें जितना चाहिए वो तो सारे का सारा इन स्टॉक है। ये क्यों इन स्टॉक है, बिकॉज ऑफ नो रेगुलर यूज, ये भी बता दिया है, नो रेगुलर यूज, ये बता दिया है। जब नो रेगुलर यूज में होता है मटेरियल, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हायर ऑफ को देख रहे होते हैं, हायर ऑफ को देख रहे होते हैं। और हायर ऑफ कौन कौन सी चीजें, एक स्क्रैप वैल्यू और दूसरा बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज, बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज। स्क्रैप वैल्यू उसने बता दी है, वो कितनी है, वो है $8। तो 1000 केजी जो है वो हमें चाहिए और उसमें से हर एक का रेट है $0.8, तो ये $800 हो जाएगा। इस $800 को अब बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज के साथ कंपेयर करेंगे। आगे कहा है कि अल्टरनेटिवली मटेरियल बीटा कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ 500 केजीज ऑफ मटेरियल जीटा। ये जो मटेरियल बीटा है, ये 500 केजी ऑफ मटेरियल जीटा की जगह इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, मटेरियल बीटा के जो 1000 केजी है, ये मटेरियल जीटा के 500 केजी के बराबर इस्तेमाल हो सकता है अल्टरनेटिवली। और मटेरियल जीटा जो है वो रेगुलर यूज में है। द मटेरियल जीटा कॉस्ट अशरिया 3 पर केजी टू बाय। जीटा का जो है वो क्या है, अगर हम इस 1000 केजी ऑफ मटेरियल बीटा को मटेरियल जीटा, ये 1000 केजी ऑफ बीटा है, ठीक है, अगर हम इसको जीटा की जगह इस्तेमाल करना चाहे, तो जीटा के जो 500 केजीज हैं वो हमें नहीं खरीदने पड़ेंगे, वो सेव हो जाएंगे। तो वो 500 केजी एट द रेट ऑफ अशारिया 3 है, तो ये हो जाएगा $150। तो या तो हम 800 का बेनिफिट ले लें या फिर 150 का बेनिफिट ले लें। तो 800 का बेनिफिट सही है, लेकिन ये 800 के बेनिफिट की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये जो 150 और 800 है ना, इसमें से हायर की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो हो जाएगी हायर ऑफ, और वो कितनी है, वो $800 बन रही है। वो कितनी बन रही है, $800 बन रही है। एग्जाम्पल 4 था ये हमारे पास, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसके बाद हमारे पास है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर।
रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर जो है उसका चार्ट हमारे पास ये रहा, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर जो है इसका चार्ट भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, फिर ये भी आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, अब देखें, किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑब्वियसली सिर्फ मटेरियल नहीं लगेगा, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसके ऊपर लेबर भी लगेगा। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, तो मिसाल के तौर पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लगे जिसपे लेट से कोई इंजीनियर या कोई वर्कर या कोई, मिसाल के तौर पे लेट से कोई सर्वेयर, या मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई ड्राइवर, ये सारे लेबर है ना आपके, ये किस्म के बंदे से, तो आपने इनकी भी रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, इनकी भी रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो अगर हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले मटेरियल की तरह सबसे पहले ये हमने देखना होगा कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करवाया जाएगा क्या उस दिन ये लेबर हमारे पास इदारे में होगा या नहीं होगा। नॉट अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी के लिए आने वाले वक्त में कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो आपको कह रहा है भाई मुझे अभी से बताओ कि कितनी कॉस्ट लगेगी, तो आप अभी से ये सारी एस्टिमेशन करोगे ना, ठीक है, ये जो कॉस्ट वगैरह की ये सारी एस्टिमेशन तो आप अभी से करोगे। तो आप अभी से सोचोगे कि यार जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा क्या उस दिन ये वाले लेबर, मिसाल कोई अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई ड्राइवर है, जो भी, क्या ये लेबर हमारे पास उस दिन होगा या नहीं होगा। अगर आपको पता चला कि उस दिन नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिन मार्केट से हायर करना पड़ेगा। तो जितने का आप लेबर को हायर करोगे, जितने का आप लेबर को हायर करोगे वो सारी की सारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। सिंपल, हायरिंग कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट ये क्या हो जाएगी, ये रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। आप उसको जिस भी सैलरी के ऊपर हायर करोगे वो क्या हो जाएगी, वो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता चला कि लेबर तो हमारे पास उस दिन होगा, तो फिर आपने क्या देखना है, फिर आपने ये देखना है कि जो लेबर होगा क्या वो फ्री होगा या वो ऑलरेडी कोई काम कर रहा होगा। मींस क्या स्पेयर कैपेसिटी होगी, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, क्या स्पेयर कैपेसिटी होगी हमारे पास। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब क्या वो लेबर उस दिन फारिग होगा जो मेरे पास ऑलरेडी होगा, एग्जिस्ट, या नो स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, नो स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट। आपको पता चला कि जिस दिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करोगे उस दिन लेबर आपके पास होगा, तो फिर आपने ये सोचना है कि उस दिन जब ये लेबर होगा तो ठीक है, लेकिन क्या ये उस दिन फारिग होगा, क्या ये उस वक्त फ्री होगा कि मैं इसको नए कॉन्ट्रैक्ट पे लगाऊं, या ये ऑलरेडी किसी काम में लगा होगा। अगर आपको पता चला कि ये उस टाइम पे फारिग होगा, फ्री होगा, तो इसका मतलब है कि आइडल टाइम चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आइडल टाइम चल रहा है। और आइडल टाइम में क्या होता है, आप लेबर को वैसे भी पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैसे भी पेमेंट उनको कर रहे हैं तो आप उनको कहोगे यार पैसे तो आपको वैसे भी मिले, चलो जरा इस नए कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ दिन लगा लो, ठीक है। तो इस केस में नो रिलेवेंट कॉस्ट, यहाँ पर रिलेवेंट कॉस्ट एराइज ही नहीं होता। मींस उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप उनको कुछ एडिशनल नहीं पे करोगे, वो तो ऐसे भी फारिग पड़े बैठे हुए, ठीक है। तो आप उनको कहोगे चले यार आप लोगों को पेमेंट भी मिल रही हो और फारिग भी हो, चलो आप जरा इस फला कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो, ठीक है। तो इस केस में रेलेवेंट कॉस्ट अराइज नहीं होती है। और अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, मींस आइडल टाइम नहीं है, तो फिर आप इन तीनों में से जो भी काम हुआ आप वो कर लोगे। पहला, आप देख लोगे कि क्या मार्केट से मैं नया लेबर हायर कर सकता हूं, हायरिंग कॉस्ट, या मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से ओवर टाइम करा लूं। अगर आप ओवर टाइम कराओगे तो फिर जो बेसिक पे है पर आर, बेसिक पे पर आर वो भी रिलेवेंट होगा, और प्लस जो प्रीमियम पर आर है वो भी रिलेवेंट होगा। ये दोनों प्लस करेंगे तो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट राइज होगी। या फिर तीसरा, हम लेबर को डाइवर्ट करते हैं, हम लेबर को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट का मतलब क्या है, डाइवर्ट का मतलब है कि आप अगर कोई बंदा ओवर टाइम के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको कहते हो बस ठीक है आप ओवर टाइम नहीं कर सकते,
आप इस कॉन्ट्रैक्ट से हटा के हम आपको प्योरली नए कॉन्ट्रैक्ट पे, मिसाल के तो भाई आप एक बंदे को यार भाई, तो यूनिवर्सिटी टाउन के में भी आप काम करोगे और उधर जाके हशनागरी में भी काम करोगे ओवर टाइम, वो कहते हैं मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता, आप उसको कहते हो चलो ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी टाइम में काम करना बंद कर दो, बस उधर जाके हशनागरी में काम करना शुरू कर दो। इसको कहा जाता है डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब है आप लेबर को टोटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर शिफ्ट कर देते हो। अगर लेबर को डाइवर्ट किया जाएगा तो फिर दो किस्म की पेज जो है वो रिलेवेंट होगी, एक बेसिक पे पर आर और प्लस कंट्रीब्यूशन पर आर फ्रॉम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जिस कॉन्ट्रैक्ट से हटाया जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में पर आर कितना कंट्रीब्यूशन कमाया जा रहा था, ये लेबर कितना कमा रहा था पर आर आपके लिए। जब आप इस लेबर को शिफ्ट कराओगे तो इसकी जो कमाई पर आर है, जो कि आपको ये कमा के दे रहा था, वो कमाई तो आना बंद हो जाएगी। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ना। वो कमाई जब आना बंद हो जाएगी तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये रिलेवेंट होगी। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास लेबर पहले से है और वो फारिग नहीं होगा तो इन तीनों में से कोई एक हमारे पास रिलेवेंट कॉस्ट होगी। लेकिन तीनों में से कौन सा होगा? जो लोअर ऑफ होगा। कौन सा होगा? जो लोअर ऑफ होगा। इन तीनों में से जो लोअर होगा वो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है जी। अब ये जो लड़के इस वक्त क्लास में हैं, जो बंदे इस वक्त क्लास में हैं, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, ऑब्वियसली वही बंदे इस वक्त क्लास में हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा, अब ये आपका असाइनमेंट हो गया, ठीक है। अगेन ये 5-5 दफा बना के मुझे सेंड करना है। जिस बंदे ने ये सेंड नहीं किया वो क्लास में अलाउ नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं इस टॉपिक के जो है न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आपको ये चार्ट क्रिस्टल क्लियर याद हो। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, ये रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर में अगर किसी पॉइंट के ऊपर ट्रेनिंग कॉस्ट आती है ना, कि लेबर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेनिंग आप इसीलिए दे रही क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये नया कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो वो ट्रेनिंग तो ना देनी पड़ती, इसलिए वो ट्रेनिंग इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है, ठीक है। तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है, ठीक है जी। बस ये हमारे पास है, बाकी इंशाल्लाह इसके बाद फिर आगे हम करेंगे, ठीक है।